हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक साइकोलॉजी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम सिर्फ साइकोलॉजी को पढ़ते या उसको रटते ही नहीं है, उसको अप्लाई करना भी सीखते हैं, उसको समझना भी सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ने एक नया असाइनमेंट सीरीज शुरू किया है, राइट? जहाँ पे हम लोग सारे असाइनमेंट्स के परफेक्ट सॉल्यूशंस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, राइट? और आप यहाँ से डायरेक्टली अपने असाइनमेंट के सॉल्यूशंस लिख सकते हो। ठीक है। तो अभी जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकेंड ईयर्स के असाइनमेंट्स के लिए है। यहाँ पे एमपीसीई 021 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा असाइनमेंट होने वाला है वो एमपीसीई 021 है ना। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी सेकेंड ईयर का टॉपिक है, राइट? और ये उन सेशंस वालों के लिए है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हो, जुलाई 2023 एंड जनवरी 2024। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है। क्वेश्चन वाइज हम लोग सारे सॉल्यूशंस को एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये देख लीजिए, ये आप ही का पेपर है, राइट? आप लोग इसे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, राइट? दिस इज फॉर यू गाइस, काउंसलिंग साइकोलॉजी एमपीसीई 021। ठीक है, और ये आप देखिए 3 सेक्शंस है यहाँ पे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। और आपको जैसा कि पता है, आप लोग ने पहले भी इसको किया हुआ है, राइट? कि सेक्शन ए जो है वो आपको 1000 वर्ड्स में करना है, राइट? मीन्स एटलीस्ट 4 टू 5 पेज होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन बी जो है आपको 400 वर्ड्स में करना है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एटलीस्ट 400 वर्ड्स में होने चाहिए, तो अराउंड 2 टू 3 पेज आपका कवर हो जाना चाहिए, राइट? और सेक्शन सी जो है वो 50 वर्ड्स में होना चाहिए, मीन्स ऑलमोस्ट अ पैराग्राफ। ठीक है, अगर आप एक एक पैराग्राफ जितने भी क्वेश्चन है उनके लिए कर देते हो तो आपका सेक्शन सी भी प्रॉपरली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके प्रॉपर सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराए हुए हैं आपको। ठीक है, आप देख सकते हो हर क्वेश्चन वाइज प्रॉपर सॉल्यूशंस अवेलेबल है। आप यहाँ से डायरेक्टली इसको लिख सकते हो। साथ में मैंने यहाँ पे ब्लॉक और यूनिट इवन पेज नंबर तक मेंशन किया हुआ है। हर क्वेश्चन के नीचे वो मेंशन्ड है, तो आप वहां पे भी जाके डायरेक्टली इसको चेक कर सकते हो और अपने एक आंसर्स खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप सीधा सीधा ब्लॉक और गिवन यूनिट नंबर पे जाइए या पेज नंबर पे जाइए, आप वहां से डायरेक्टली इसको देख सकते हो। ठीक है, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज क्योंकि देखिए आप एग्जैक्टली बुक का कॉपी नहीं करना है, अपने वर्ड्स में आपको आंसर्स लिखने हैं, तो मेरे आंसर्स जो है ये प्रॉपर है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि ये पीडीएफ जो है आपको मिले, ठीक है, तो लास्ट पेज में फ़ोन नंबर जो है वो गिवन है, इवन डिस्क्रिप्शन में भी फ़ोन नंबर गिवन है। आप उस फ़ोन पे मैसेज करिए मेरे को, ठीक है? और उसपे लिखिए कि मेरे को असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा सकता हूँ। ओनली ₹49 इसका कॉस्ट होगा, ठीक है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब assumptions एंड थेरेप्यूटिक प्रोसेस इन सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी। ठीक है, assumptions एंड थेरेप्यूटिक प्रोसेसेस इन सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी, ये आपको डिस्क्राइब करना है। कहाँ पे मिलेगा ये मिलेगा ब्लॉक 2 यूनिट 4। ठीक है, अगर आप यहाँ से लिख रहे हो तो डायरेक्टली वीडियो को पॉज करिए, राइट? और आंसर्स को लिख सकते हो। ठीक है, अ, या स्क्रीनशॉट लेके भी आप आंसर्स लिख सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करिए मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, और आप वहां से मेरे को पीडीएफ के लिए पूछ सकते हो। ठीक है, सो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ असम्पशन्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया हुआ है बेसिक असम्पशन्स ऑफ सॉल्यूशन फोकस्ड थेरेपी, एसएफटी, राइट? और यहाँ पे कुछ बेसिक असम्पशन्स है जो मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाए तो ये देखिए थोड़े और असम्पशन्स है ना? अ, अब डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट असम्पशन्स दिए हैं। तो असम्पशन्स बाय ओ हैनल एंड वेनियर डेविस, तो ये सब जो है ये सब आपको ब्लॉक में एग्जैक्टली ऐसे ही है, बट हमें क्योंकि ये 1000 वर्ड्स में लिखना है तो हम ज्यादा बड़ा नहीं लिख सकते थे, राइट? तो इसको कंस्ट्रक्टिव वे में प्रॉपर पॉइंट वाइज के फॉर्म में मैंने इसको लिखा हुआ है। आप भी अपने आंसर्स ऐसे ही लिखिए, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, है ना? और टीचर जो होगा अ, उसके लिए उसको पढ़ने में इजी होगा, तो वो खुशी से आपको नंबर भी देगा, राइट? वरना अगर ज्यादा पैराग्राफ फॉर्म में होता है तो पढ़ने में बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, राइट? डिफिकल्टीज होती है, जिसकी वजह से एग्जामिनर नंबर काट सकता है। ठीक है? तो काटने का कहीं मौका नहीं मिलना चाहिए, है ना? तो पॉइंट वाइज़ आंसर्स को लिखिए, जितना पॉइंट वाइज़ होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है? जितना टू द पॉइंट होगा, उतना आपको बेटर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? तो ये देखिए मैंने कुछ असम्पशन्स लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद कुछ जनरल असम्पशन्स है।
तो जनरल assumptions क्या-क्या है देखिए, क्लाइंट एज़ एन एक्सपर्ट, है ना? ये सब भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको डायरेक्टली पॉज़ कर सकते हो और आंसर यहाँ से लिख सकते हो। तो देखिए कुछ जनरल assumptions है, ठीक है? तो ये आप पूरा यहाँ से लिख लीजिए, राइट? बहुत अच्छे आंसर्स हैं, टू द पॉइंट है, कहीं से कॉपीड नहीं है, राइट? सो सेल्फ मेड है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर उसके बाद देखिए ये रहा थेरेप्यूटिक प्रोसेस इन सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी, एसएफबीटी, राइट? और इसमें पहले मैंने ओवरव्यू लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इफेक्टिव थेरेप्यूटिक प्रिंसिपल्स इन एसएफबीटी, यहाँ पे मैंने देखिए मेंशन किया हुआ है, तो प्रिंसिपल्स भी लिखे हुए हैं, तो आप सारे प्रिंसिपल्स एज इट इज यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है? ये सारे प्रिंसिपल्स बुक में मेंशन्ड है, राइट? बट ऐसा मत समझिएगा बुक का छापा हुआ है, बुक का नहीं छापा है, ये टोटली माई वर्ड्स हैं, यहाँ पे मैंने इसको कंस्ट्रक्ट खुद किया हुआ है, ठीक है? तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो, राइट? मैंने ऊपर ब्लॉक नंबर और पेज नंबर भी दे रखा है। ओके, सो उसके बाद एट लास्ट समरी, देखिए कभी भी आप आंसर लिखते हो तो आंसर में समरी जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 4 पेज 5 पेज लिख रहे हो, है ना? और आपने स्टार्टिंग किया है और 5 पेज तक चले गए, अब एग्जामिनर अगर उसको पढ़ रहा है तो स्टार्टिंग में आपने क्या लिखा था, लास्ट पेज तक आते आते उसको शायद याद ना रहे, है ना? तो समरी जो है वो पूरे जो कुछ भी आपने लिखा है उन सारे चीज़ों को एक छोटे से फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर देती है, ताकि ईज़ी रहे एग्ज़ामिनर को समझने के लिए, राइट? तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आपके आंसर्स के एंड में, स्पेशली अगर आप 1000 वर्ड के आंसर्स लिख रहे हो, तो उसके एंड में प्रॉपर समरीज़ प्रेज़ेंट हो, ठीक है? तो ये देखिए, ये सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है? फिर उसके बाद लैंग्वेज एंड क्वेश्चंस इन एसएफबीटी, राइट? और फिर यहाँ पे देखिए इन कंक्लूजन, तो एक छोटा सा कंक्लूजन भी है, जिस जो मैंने अभी रीजन आपको बताया, राइट? वो इसीलिए कंक्लूजन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हर आंसर्स में कंक्लूजन स्पेसिफिकली होना चाहिए। अगर आप इवन एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आंसर्स लिख रहे हो, एग्जामिनेशन में भी लिख रहे हो, ठीक है? तो कंक्लूजन जरूर होना चाहिए आपके आंसर्स में। ओके, नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिफाइन ईटिंग डिसऑर्डर, डिस्कस द कॉजेज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। ओके, ईटिंग डिसऑर्डर को आपको डिफाइन करना है, कहाँ मिलेगा ये? ब्लॉक 4 यूनिट 4 में आपको मिल जाएगा, पूरा यूनिट ही है ईटिंग डिसऑर्डर पे, ठीक है? तो आप वहां से अपने आंसर्स खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप ये आंसर्स लिख सकते हो, फुल 1000 वर्ड्स में ये आंसर है, ठीक है? आप इसको डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है? तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है, राइट? पहले मैंने उसके साथ इसको आंसर किया हुआ है। फिर उसके बाद ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, है ना? क्या-क्या क्लासिफिकेशन है ईटिंग डिसऑर्डर के। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन ईटिंग डिसऑर्डर, राइट? फिर उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, है ना? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है ईटिंग डिसऑर्डर का, वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। फिर आप देखिए सोशियो कल्चर फैक्टर्स इन अमेरिका, अमेरिका में भी क्योंकि हमारे बुक में मेंशन है अमेरिका के बारे में, तो उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या सोशियो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर इन अदर कंट्रीज, और फिर उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर इन इंडिया। इंडिया में ईटिंग डिसऑर्डर कितना खतरनाक है और कितना सीवियर है उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है। पॉसिबल कॉजेज एंड थ्योरीज, क्या क्या पॉसिबल कॉजेज है, क्या क्या थ्योरी है ना? ये सब भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है, कंसर्न्स एंड इम्पैक्ट्स, तो वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। तो वीडियो को पॉज़ करिए और आप इसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, अदरवाइज़ आप मेरे को पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? और उसके बाद देखिए कंक्लूजन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? क्योंकि जो कुछ भी लिखा है उसका समरी भी है और साथ में कंक्लूजन भी है। तो ये प्रॉपर एक आंसर है, राइट? 1000 वर्ड्स में आप इसको एज़ इट इज़ लिख सकते हो, ठीक है? दिस इज़ द बेस्ट आंसर व्हिच यू कैन प्रेफर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। वैसे बुक में कहाँ मिलेगा ये? ब्लॉक 4 पेज नंबर 36, सीधा सीधा उस पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए मैंने वहां से एज इट इज लिखा हुआ है। ओके, अब आंसर क्या है? क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है? इसको मैंने इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना? तो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, फिर स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह, ठीक है? फिर उसके बाद आप देखिए स्किज़ोपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, राइट? फिर उसके बाद एक्सप्लोरिंग ईच डिसऑर्डर्स इन डिटेल, ठीक है? तो पर्सनालिटी पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को मैंने देखिए एक्सप्लेन कर रखा है, क्या होता है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, राइट? पीपीडी इसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एसपीडी, राइट? फिर उसके बाद स्किज़ोपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इसको मैं भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है? फुल पॉइंट वाइज़।
आप यहाँ से डायरेक्टली इसको लिख सकते हो। फिर उसके बाद अ, कंक्लूजन भी मैंने यहाँ पे दे दे रखा है। ठीक है? तो आप डायरेक्टली कंक्लूजन भी यहाँ से लिख सकते हो। है ना? क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का क्या हमने जो कुछ भी अभी हमने देखा, उसका क्या कंक्लूजन है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। आप यहाँ से इसको डायरेक्टली लिख लीजिए। ठीक है? ये आंसर्स टू द पॉइंट है, बेस्ट आंसर्स हैं। आप इसको प्रेफर कर सकते हो। ओके, सो ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। राइट, ध्यान रखिएगा सेक्शन ए जो है वो थाउजेंड थाउजेंड वर्ड्स में लिखना है। अच्छा, ये किस सेशन वालों के लिए है वो भी ध्यान रखिएगा। जुलाई 2023 एंड जनवरी 2024। ठीक है, जिन्होंने इस सेशन में री एडमिशन करवाया है, ठीक है, री रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो ये उन्हीं के लिए है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में क्या है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ से जितने भी आंसर्स होंगे वो 400 वर्ड्स में होने चाहिए, 400 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है? सो उसी में ही आपको अपने आंसर्स को कंक्लूड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या है? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ टर्मिनेटिंग अ काउंसलिंग रिलेशनशिप। ठीक है? इम्पोर्टेंस और उसके प्रोसेसेस क्या-क्या होते हैं काउंसलिंग रिलेशनशिप को टर्मिनेट करने के लिए। कहाँ मिलेगा आपको ये? ब्लॉक 1 पेज नंबर 29। देखिए, मैंने इसको स्टार्ट किया है आंसर को विथ अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि टर्मिनेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कुछ सिग्निफिकेंस है टर्मिनेशन के। फिर टाइमिंग ऑफ टर्मिनेशन, कब टर्मिनेशन करना चाहिए। ये सारे वही पॉइंट्स है जो बुक में मेंशन्ड है। ठीक है? रेजिस्टेंस टू टर्मिनेशन, है ना? पेशेंट का रेजिस्टेंस हो सकता है। इवन जो डॉक्टर्स हैं या जो काउंसलिंग कर रहे हैं उनका भी रेजिस्टेंस हो सकता है टुवर्ड्स टर्मिनेशन। प्रीमैच्योर टर्मिनेशन होता है। फिर उसके बाद रेफरल्स, दीज आर फ्यू पॉइंट्स, राइट, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एंड एट लास्ट फॉलो अप होता है, राइट, कि जो कुछ भी आपने अपना सेशन जब टर्मिनेट किया तो फॉलो अप के लिए भी पेशेंट को बुलाना चाहिए कि वो रियली ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। राइट, पता चले कि जो है 1-2 महीने बाद कूद जाए वो, ठीक है? सो यू नेवर नो। तो फॉलो अप्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है? एट द एंड आपको कंक्लूजन करना है अपने आंसर का, तो ये देखिए कंक्लूजन भी मैंने यहाँ पे आंसर में कर रखा है। ठीक है? सो दीज़ आर वेरी इंपोर्टेंट, ऐसे ही आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है? अगर आप ऐसे आंसर्स लिखते हो तो ये टू द पॉइंट है, बेस्ट आंसर्स है। ओके? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन गाइडेंस काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। ठीक है, गाइडेंस काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के बीच में डिफरेंस करना है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको टेबल बना के डिफरेंस नहीं करना है वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी में हम लोग कभी भी टेबल के फॉर्म में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, स्पेशली मास्टर्स में, है ना? तो प्रॉपर पैराग्राफ के फॉर्म में आपको डिफरेंशिएट करना है। कहाँ मिलेगा ये? ब्लॉक 1 पेज नंबर 7 में। ठीक है? तो ब्लॉक 1 पेज नंबर 7 पे आपको डायरेक्टली डिफरेंस मिल जाएगा गाइडेंस काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में। ओके, सो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है, इंट्रोडक्शन किया है, फिर उसके बाद गाइडेंस है, काउंसलिंग है, साइकोथेरेपी है, राइट? तो आप यहाँ से डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हो, बेस्ट आंसर्स है, राइट, टू द पॉइंट है। ओके, ये देखिए फिर उसके बाद लास्ट में एट द एंड मैंने समराइज कर दिया है, इसको कंक्लूड कर दिया है, क्योंकि आंसर्स के एंड में अगर आप बड़े बड़े आंसर्स लिख रहे हो तो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, समरी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके आंसर्स के बीच में समरीज होनी चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द इथिकल प्रिंसिपल्स इन काउंसलिंग। काउंसलिंग के क्या-क्या एथिकल प्रिंसिपल्स हैं? कहाँ मिलेगा आपको ये? ब्लॉक 1 पेज नंबर 59। ठीक है? तो ब्लॉक 1 पेज नंबर 59 में आप डायरेक्टली इसको वहाँ से ले सकते हो। ठीक है? आंसर्स जो होने चाहिए, अब देखिए मैंने भी यहाँ पे अपने आंसर्स दे रखे हैं। आप वहाँ से लिखना चाहो तो आप वहाँ से लिख सकते हो। अदरवाइज़ आप मेरे आंसर्स को प्रेफ़र कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रॉपर फॉर्म में इसको लिखा हुआ है ना? फिडेलिटी है, ठीक है? फिर उसके बाद ऑटोनॉमी है, फिर उसके बाद बेनिफिशियंस है, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ऊपर में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन भी इसमें इसके लिए डाला हुआ है। ठीक है? तो आप इसको भी देख सकते हो। ओके? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए नॉन मैलिफिशियंस, जस्टिस, है ना? ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो बुक में गिवन है। ठीक है? उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ठीक है? अपने वर्ड्स में है ये, तो ये ज़्यादा प्रोफाउंड है, टू द बुक है, कहीं से छापा हुआ नहीं है, तो आपको इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई जो है इसके लिए आपको मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक्सप्लेन द गेस्टाल्ट अप्रोच इन टर्म्स ऑफ इट्स गोल, टेक्निक्स, रोल ऑफ काउंसलर एंड व्यूज ऑफ ह्यूमन नेचर।
ठीक है? तो गेस्टाल्ट अप्रोच को एक्सप्लेन करना है, ब्लॉक 1 पेज नंबर 44 पूरा गेस्टाल्ट के अप्रोच के बारे में मेंशन्ड है वहाँ पे, ठीक है? तो अगर हम इन पॉइंट्स को मेंशन करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्रॉपर गेस्टाल्ट अप्रोच को पहले स्टार्टिंग से एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? गेस्टाल्ट अप्रोच है क्या, उसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है? फिर उसके बाद व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर पे क्या व्यू है, रोल ऑफ द काउंसलर, यहाँ पे काउंसलर का क्या रोल होता है, वो भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है? वही पॉइंट्स है, राइट? जो बुक में मेंशन्ड है। गोल्स गोल्स क्या होता है गेस्टाल्ट अप्रोच का, वो भी है, ठीक है? 4 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी थेरेपी, तो 4 मेजर प्रिंसिपल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, 4-4 मेजर प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ, और यहाँ पे मैंने एट द एंड एक समरी भी दिया हुआ है, ठीक है? तो गेस्टाल्ट अप्रोच ऐसे ही लिखना है, ठीक है? प्रॉपर इस फॉर्म में पॉइंट वाइज़, ठीक है? तो ज़्यादा बेटर होगा और ध्यान रखिएगा आपके आंसर्स हैंड रिटन होने चाहिए, ये पीडीएफ फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये तो आपको पता होगा, राइट? आप करते हुए आ रहे हो, राइट? सेकंड ईयर में आ चुके हो, ऑब्वियसली। ओके, सो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डू आस्क मी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द टेक्निक्स यूज्ड इन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। क्या-क्या टेक्निक्स यूज़ होते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में यानी सीबीटी में? काफ़ी इंपॉर्टेंट थेरेपी है, थेरेप्यूटिक टेक्निक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट? और आजकल तो बहुत ज़्यादा फैंसी भी है, राइट? सो बहुत कूल है सीबीटी करवाना, राइट? सो कहाँ मिलेगा ये आपको? ब्लॉक 2 पेज नंबर 35 पे मिल जाएगा। मैं कौन से बुक की बात कर रहा हूँ? एमपीसी ई21 राइट? 021 ओके? सो उसी बुक में आप इसको रेफर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप मेरे आंसर्स को प्रेफ़र करिए, बहुत बेटर आंसर्स है। तो देखिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी टेक्निक क्या-क्या है? पहले तो मैंने यहाँ पे टेक्निक्स और प्रिंसिपल लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ब्रीफ एंड टाइम लिमिटेड, ये इसके कुछ बेनिफिट्स है ना? पहले तो थोड़ा-सा मैंने इसको एक्सप्लेन किया है सीबीटी होता क्या है, राइट? उसके बाद मैंने इसके कुछ इम्पोर्टेंस लिखे हुए हैं, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर्ड, डायरेक्टिव, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, है ना? कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल, है ना? कोलैबोरेटिव एफर्ट, 1 आवर सेशन, है ना? सेशन जो होता है वो 1 घंटे का होता है, ठीक है? स्पेसिफिक इश्यूज पे डिस्कशन होता है, राइट? तो और छोटा भी होता है सीबीटी, नॉट लाइक साइको एनालिसिस जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, है ना? वो फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस सालों चल रहा है, राइट? 3 साल, 5 साल से चले जा रहा है वो, ठीक है? उसका कोई अंत नहीं है, राइट? बट ऐसा नहीं होता सीबीटी में, ये कॉन्साइज़्ड होता है, जल्दी खत्म हो जाता है ना? देखिए गाइडेड डिस्कवरी होती है, ठीक है? एजुकेशन मॉडल एंड इंडक्टिव मॉडल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस वगैरह कराए जाते हैं, बिटवीन सेशन प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है? सेशन के बीच में कुछ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, फोकस ऑन द पेशेंट यहाँ पे प्रेजेंट पे सॉरी फोकस ऑन द प्रेजेंट, यहाँ पे जो है प्रेजेंट पे फोकस होता है, ठीक है? और फिर एट द एंड एक कंक्लूजन भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है। देखिए सीबीटी का कंक्लूजन भी है। ओके, तो आप ऐसे इस आंसर्स को लिखने की कोशिश करिए, तो ये काफी बेटर रहेगा। ओके, अब हम चलते हैं कुछ सेक्शन सी पे। सेक्शन सी जो है यहाँ पे जितने भी आंसर्स होंगे वो 50 वर्ड्स में आंसर्स होने चाहिए, 50 वर्ड से ज्यादा आंसर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? सो 50 वर्ड्स 60 हो सकता है। पैराग्राफ कोशिश करिए अपने आंसर्स पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए, ठीक है? एक एक पैराग्राफ इनफ है। ओके, तो स्टेजेस इन काउंसलिंग, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 9 स्टेजेस इन काउंसलिंग कहाँ मिलेगा आपको ये? ब्लॉक 1 यूनिट 2, ठीक है? वहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, आप वहाँ पे ढूँढ सकते हो, ठीक है? तो क्या-क्या स्टेजेस होते हैं उसको मैंने यहाँ पे छोटे से फॉर्म में एक पैराग्राफ के फॉर्म में कोशिश किया है 50 वर्ड्स में इसको एंड करने का, तो आप ये देख सकते हो। फिर उसके बाद ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस क्या होता है? ट्रांसफेरेंस क्या होता है? काउंटर ट्रांसफेरेंस वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्लॉक 1 पेज 21 वहाँ पे आपको ये डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है? तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हो। ठीक है? ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस। ठीक है? तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 11 एबीसीडीईएफ टेक्निक। ठीक है? क्या होता है एबीसीडीईएफ टेक्निक? ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बुक में आपको कहाँ मिलेगा ये? ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 48। ठीक है? वहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप मेरे आंसर को प्रेफर कर सकते हो। बेस्ट आंसर है, राइट? टू द पॉइंट है, आप इसको डायरेक्टली प्रेफर कर सकते हो। यहाँ से आप डायरेक्टली लिख दीजिए, इनफ है। ठीक है? बुक से ढूँढ के पूरा रिसर्च करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ईगो साइकोलॉजी, राइट? ईगो साइकोलॉजी क्या होता है? कहाँ मिलेगा आपको ये? ब्लॉक 1 यूनिट 3 वहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप मेरे आंसर को प्रेफर करिए, बेस्ट है, राइट? और आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। 50 वर्ड्स में है, राइट? तो इसी को डायरेक्टली लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 डिफरेंस बिटवीन साइकोडायनामिक थेरेपी एंड साइको एनालिसिस। तो साइकोडायनामिक थेरेपी और साइको एनालिसिस के बीच का डिफरेंस वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। कहाँ मिलेगा आपको ये? ब्लॉक 2 पेज नंबर 15 पे आपको ये डायरेक्टली मिल जाएगा।
तो आप वहाँ से लिख सकते हो, अदरवाइज़ यू गाइस कैन प्रेफर माय आंसर, ठीक है? तो ब्लॉक 2 पेज नंबर 15 वहाँ से आप डायरेक्टली लिख लीजिए, अदरवाइज़ आप मेरे आंसर्स को डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कंस्ट्रक्टिंग एन एंजाइटी हायरार्की। एंजाइटी हायरार्की को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है? तो कहाँ मिलेगा बुक में? ब्लॉक 3 पेज नंबर 60, अदरवाइज आप मेरे आंसर्स को प्रेफर कर लीजिए, काफी सिंपल है, राइट? यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है? तो ये बेस्ट आंसर है, आप यहाँ से इसको डायरेक्टली लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, सोलर, ठीक है? SOLER, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट? और अगर आप लिख रहे हो तो आप जो है पढ़ के लिखिए, जो भी आप लिख रहे हो काफी इजी रहेगा आपके लिए अंडरस्टैंड करने में। और सोलर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में आता है, तो डेफिनेटली आप इसको पढ़ के जाइएगा, और एग्जाम्स में पक्का पूछते हैं, ठीक है? सो कहाँ मिलेगा? ब्लॉक 1 पेज नंबर 32, अदरवाइज आप मेरे आंसर्स को प्रीफर कर लीजिए, बेस्ट है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, काउंसलिंग फॉर स्ट्रीट चाइल्ड। स्ट्रीट चाइल्ड को कैसे काउंसलिंग की जाती है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। बुक में कहाँ मिलेगा? ब्लॉक 3 पेज नंबर 44, वहाँ पे आप डायरेक्टली इसको देख सकते हो। अदरवाइज़ काफ़ी बड़ा है वो, राइट? यहाँ पे आप डायरेक्टली मेरे आंसर्स को लिख लीजिए, 60 वर्ड्स 50 वर्ड्स में इनफ है, ठीक है? एक पैराग्राफ काफ़ी है, राइट? और ये आराम से आप असाइनमेंट के फॉर्म में इसको कर सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चिल्ड्रंस राइट एज़ पर यूएनसीआरसी, राइट? यूएनसीआरसी के अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस राइट क्या है? यूएनसीआरसी होता क्या है? द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, राइट? ये इसका पूरा फुल फॉर्म है, राइट? बुक में कहाँ मिलेगा? ब्लॉक 3 पेज नंबर 36, अदरवाइज आप डायरेक्टली आंसर लिख लीजिए, इनफ है, ठीक है? आप इसको डायरेक्टली यहाँ से लिख के डाल सकते हो। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 18, मिथ्स अबाउट एड्स, है ना? एड्स के बारे में क्या मिथ्स हैं, ठीक है? उसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बुक में कहाँ मिलेगा? ब्लॉक 3 यूनिट 1, पूरा यूनिट ही एड्स के बारे में है, एचआईवी एड्स, राइट? अदरवाइज आप मेरे आंसर्स को लिखिए, काफी सिंपल है, टू द पॉइंट है, और काफी इजीली राइटेबल है, ठीक है? तो आप इसको डायरेक्टली लिख लीजिए, और इनफ रहेगा आपके असाइनमेंट के लिए, ठीक है? तो आई होप आपको आपने ये जो पूरा देखा आंसर्स अच्छा लगा होगा, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि ये पीडीएफ आपको मिले, ठीक है? तो आप मेरे को डायरेक्टली इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करिए, ठीक है? और जस्ट 49 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ मिल सकता है, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छा लगा है ना? और आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे, तो आप डेफिनिटली इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और क्योंकि और भी असाइनमेंट्स हैं, राइट? तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है? और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, राइट, हमारे साथ जुड़ जाइए, वरना इसको और शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ठीक है? और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट आता है, राइट, सॉल्यूशंस को लेके कोई डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।